देख रहे थे, अगला नेक्स्ट डे जो न्यूट्रिशन देखे थे उसमें न्यूट्रिशन में हम लोग ये भी देख लिए थे कि वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में बताए थे कि ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स जो होते हैं, मतलब वैसे आपके बैक्टीरिया जो अपने ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं, किससे? केमिकल से प्राप्त करते हैं, केमिकल कंपाउंड को तोड़ के प्राप्त करते हैं। उनमें जो आपका है ना, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का क्या होता है, शक्ति होता है। वो क्या करते हैं, और ये जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, या आप कर सकते हो कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसको, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में बदल देते हैं, नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट के रूप में। ऐसा हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन के द्वारा नाइट्रेट नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, जबकि अमोनियम आयन के रूप में बैक्टीरिया के द्वारा होता था। अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं। इसमें एक शब्द है डाइजोट्रॉप्स। डाइजोट्रॉप्स जो है ना, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि सॉइल में मौजूद होता है। ठीक है, एक मिनट, हम यहाँ पर एक बात कर रहे थे। डाइजोट्रॉप जो है ना, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में मौजूद होता है और क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है नेचुरली, उसको कहते हैं डाइजोट्रॉप्स। इसका कॉमन एग्जांपल में आप बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया में ही साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, आर्कियोबैक्टीरिया है। ये सब क्या कहलाएंगे, डाइजोट्रॉप्स है, जो कि आपका सॉइल में है और क्या करते हैं, नेचुरली वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो जो फिक्सेशन करता है या जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, उसमें एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को फिक्स करने में, मतलब कि नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट करके सॉइल में जमा करने में करीब 16 एटीपी खर्च होता है। 8 जो है ना इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 जो है ना हाइड्रोजन चाहिए या प्रोटॉन चाहिए। ये जो रिएक्शन है इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, N2 एटीपी प्लस H इलेक्ट्रॉन प्लस H हाइड्रोजन प्लस मिलकर जो है ना, दो आपका यहाँ पर NH3 बनाता है, 2NH3 बनता है और H2 के रूप में निकलता है, प्लस आपका यहाँ पर 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हो बायोलॉजिकल फिक्सेशन, वो काफी खर्चीला है, इसलिए बायोलॉजिकल फिक्सेशन में काफी ज्यादा एनर्जी लगता है। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि बैक्टीरिया का जो है ना बहुत ज्यादा एहसान है हम लोगों पर। सोचो वो क्या कर रहा है, तो वो आपका 16 एटीपी खर्च कर रहा है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को आपका क्या करने में, फिक्स करने में, और वो उसका उपयोग जो है ना प्लांट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें है कि आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपको बताए थे BNF, उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट मेटल चाहिए जो आप यूज करते हो या जो वहां पर आवश्यक होता है, वो है आयरन, मॉलिब्डेनम मुख्यतः। ये दोनों जो है ना, ये दोनों मुख्य आपके आपके मेटल्स हैं जो लेग हीमोग्लोबिन में और जो है ना वहां पर जो प्रोसेस पूरा होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें मदद करते हैं। और इन दोनों को हम लोग एक साथ FeMO को फैक्टर कहते हैं, या FeMO आपका क्या करते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, BNF पहले भी हम बताए थे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब PNF हो जाएगा फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो BNF है, BNF के लिए कौन सा जरूरी है, आवश्यक है, तो आयरन और मॉलिब्डेनम जो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट मेटल्स है। लेकिन इसी में आपको एक बात दिमाग में रखना है कि जो फिजिकल फिक्सेशन हो रहा था उसमें आपका खर्च नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है नाइट्रोजन फिक्सेशन में या नाइट्रोजन साइकिल में, वो कौन कौन है, और कुछ प्रमुख के बारे में हम बता रहे हैं। ऐसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल में जो जो शामिल है ना, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे थे, इंपॉर्टेंट जो है सो। ये जो एक है एजोटोबैक्टर या क्लॉस्ट्रिडियम, उसी में आपका ग्रुप में कई आते हैं, जैसे रोडोस्पाइरोलम है, एजोस्पाइरोलम है, हाँ, क्रोमेटियम है, कई सारे आते हैं। तो कुछ एक का जो है ना नाम हम लोग लिखे हैं, कुछ एक का नाम लिखे हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ना N2 को NH3 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेप्रोफाइट्स हैं और ये फ्री लिविंग टाइप के हैं, मतलब कि किसी दूसरे जीव के साथ जुड़े हुए नहीं होते। ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, तो ये आपको हम
जो है ना कुछ बैक्टीरिया बता रहे हैं जो सैप्रोफाइट्स के रूप में फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दूसरा जो है राइजोबियम है, एनाबियाना है, एनाबियाना साइनोबैक्टीरिया है। इसमें कुछ एक और हैं जो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और लेगुमिनस जो आपके रूट्स है ना, लेगुमिनस जो प्लांट्स हैं उनके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, N2 फिक्सर का काम करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर राइजोबियम एनाबियाना इसलिए केवल लिख के छोड़ दिया है, तो 2 3 4 5 लेकिन दो ही लिखे हैं राइजोबियम एनाबियाना, क्योंकि लेगुमिनस रूट्स जो है लेगुमिनस प्लांट्स के रूप में दलहनी समझते होंगे शायद आप, दलहन जिसको बोलते, तो ये जो दलहनी पौधे हैं उनके रूट्स में जो है ना ये दोनों प्रमुखता पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है ना वो एक्टिनोमाइसिस का है, ग्रुप का है। ये क्या करता है, ये भी आपका सिम्बायोटिक फॉर्म में पाया जाता है लेकिन नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, जिसका कॉमन उदाहरण है आपका प्लांट्स में एलिनस और कैसूरिना। ये दोनों प्लांट्स जो है ना इसमें आपको जो है ना वो मिलेगा फ्रैंकिया, वो आपका नोड्यूल्स में। जबकि लेगुमिनस अगर हम प्लांट्स में जाएंगे तो लेगुमिनस प्लांट्स में जो है ना हमको उसके रूट्स में कौन मिलता है, आपका राइजोबियम मिलता है, एनाबियाना मिलता है। नेक्स्ट हम अगला जो है ना बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो है ना वो क्या करता है, NH3 को NO2 में नाइट्राइट में बदल देता है और ये आपका कीमो आउटोट्रॉप्स है, इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं किसको, नाइट्रोसोमोनास को। नेक्स्ट है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर जो है ना वो भी आपका कीमो आउटोट्रॉप्स है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या करता है, ये NO2 माइनस को कन्वर्ट करता है NO3 के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। ये दोनों मिलकर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों मिलकर NH3 मतलब अमोनिया जो है इसको कन्वर्ट कर देता है NO3 माइनस के रूप में। नाइट्रोसोमोनास NO2 माइनस बनाता है और NO2 माइनस जहां पर वो बनाकर छोड़ता है वहां से काम शुरू करता है नाइट्रोबैक्टर और वो उसको NO3 माइनस के रूप में कन्वर्ट कर देता है, कहां पर, सॉइल के अंदर। ये प्रोसेस जो है सॉइल के अंदर हो रहा है, ये दोनों कीमो आउटोट्रॉप्स हैं और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया में एक और है वो है आपका बैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस। ये जो बैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस है ये आपका और माइक्रोकॉकस डीनाइट्रीफिकेंस है, ये आपका जो है ना क्या करते हैं, अलग अलग करो भाई, नाम है वो वैज्ञानिक नाम है, हाँ बैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस और माइक्रोकॉकस डीनाइट्रीफिकेंस जो है या स्यूडोमोनास है और भी इसमें कुछ एक है, वो जो है ना वो क्या करते हैं, वो आपका NO3 माइनस को N2 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस के रूप में बदल देते हैं, अर्थात वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो नाइट्रेट के रूप में आपका था सॉइल में उसको वो एयर में छोड़ देते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रीफिकेशन और ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हाँ ये भी आपके सैप्रोफाइट्स हैं, समानता वैसे जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर आपका क्या हो नमी ज्यादा होता है, वो आपका क्या बोलते हैं वाटर का मात्रा ज्यादा होता है और डैम्प प्लेस होता है। तो ये आपको कुछ एक बैक्टीरिया था जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपका बार बार आता होता है। बाकी जो है ढेर सारे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन उनका जो है ना हम यहाँ पर बताना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट जो थे जो नाइट्रोजन साइकिल में एक तरह से शामिल होते हैं उनका बात किए। अब आगे बढ़ते, यहाँ पर लिखे हैं एजोस्पाइरुलम, एक शब्द है एजोस्पाइरुलम। एजोस्पाइरुलम जो है तो आपका एक बैक्टीरिया है। एजोस्पाइरुलम के बारे में ध्यान रखिएगा, यह एक तरह का बैक्टीरिया है और ये करता क्या है, एजोस्पाइरुलम, एक मिनट, एजोस्पाइरुलम जो है ना वो करता क्या है, ये आपका रूट में पाया जाता है, सीरियल्स है, व्हीट है, राइस, मेज, ये सब जो है ना सीरियल्स जो है ना उनके रूट्स के सतह पर पाया जाता है, रूट के अंदर नहीं रहता है, ये रूट के सतह पर लिखा गया है। अब ये जो है ना अभी चर्चा का विषय है
कि ये उसके लिए फायदेमंद है या नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ ये देखा गया कि उसके रूट सरफेस पर ये पाया जाता है। उससे इसको क्या मिलता है खास करके वो अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन देखा गया है कि ढेर सारे जो आपके सीरियल्स हैं जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, इनके रूट के सरफेस पर ये जो स्पाइरोलम जो है ना वो पाया जाता है, और कुछ हद तक सुपरफिशियल सिम्बायोसिस दिखाता है। सुपरफिशियल बोले मतलब बारे बारे, है ना, कुछ हद तक जो है ना वो आपका क्या करता है, सुपरफिशियल सिम्बायोसिस दिखाता है, और इस ये आपका क्या करता है, उसको जो है ना नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। इसलिए इसको हम फ्री लिविंग में नहीं लिखे, क्योंकि पाया तो जाता है सॉइल में ही, लेकिन देखा जाता है कि कई बार जो है ना सीरल्स के रूट के सरफेस पर पाया जाता है, इसलिए इसको सुपरफिशियल सिम्बायोसिस सिम्बायोन्ट्स के रूप में हम दिखा सकते हैं। अगला है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो है ना, नाइट्रिफिकेशन जो है वो आपका क्या है, तो कर रहे थे नाइट्रिफिकेशन एक शब्द था, पीछे भी आपको बताए थे। नाइट्रिफिकेशन किसको कहेंगे, तो NH3 का कन्वर्ट हो जाना अल्टीमेटली NO3 माइनस के रूप में। हाँ, NH3 का अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना NO3 माइनस के रूप में कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है, आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। पीछे हम आपको बताए थे, इसमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व था, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है वो आपको लिख दिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन जो है ना वो आपका नाइट्रेट का मतलब NO3 माइनस का N2 के रूप में कन्वर्सन है। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये कई सैप्रोफाइट्स के द्वारा होता है, जो आपके NO3 माइनस को N2 गैस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला है, और इससे देखो घाटा क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन से जो है ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इससे थोड़ा सा घाटा ये होता है कि जिस सॉइल में डीनाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब जहां पर पानी जमा होता है, वहां पर धीरे धीरे जो है ना सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हाँ, अर्थात डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो आपका सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को कम करता है, इसलिए ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि हानिकारक है। हाँ, जो भी आपके एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसमें ये रुकावट लाता है डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है भाई, तो प्रोटीन का अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होना। ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन जो है ना अमोनिया के रूप में डिग्रेड होता है या कन्वर्ट होता है, इसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। मतलब ये भी एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और कई डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोटीन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कन्वर्शन में जो है ना अगर एनिमल प्रोटीन हो तो आपका अनप्लीजेंट स्मेल बाहर निकलता है या ऑर्डर बाहर निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूट्रीफैक्शन। हाँ, तो प्यूट्रीफैक्शन जो है ना वो समानतः तब होता है जब अमोनिफिकेशन जो है ना वो हो रहा हो किसका, एनिमल प्रोटीन का। आप कभी वो सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं, मतलब यूरिनल्स होते हैं या टॉयलेट होते हैं, वो उनके पास से अगर गुजरे हो कभी, तो वहां पर देखिएगा एक जो है ना वो काफी तीक्ष्ण दुर्गंध आता है। तो ये जो है ना वो जो दुर्गंध आ रहा है वो दुर्गंध आता है प्यूट्रीफैक्शन के कारण ही, क्योंकि वो बार बार यूरिनेशन के कारण वहां पर जो है ना कुछ अमोनिया जो है ना वो आपका बनना शुरू हो जाता है। वो जो आपका एनिमल प्रोटीन्स जो थे यूरिन में कुछ या अमीनो एसिड्स कुछ एक थे, वो आपका टूटते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, अमोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, और वहां पर प्यूट्रीफैक्शन, जिसको प्यूट्रीफैक्शन हम बोल सकते हैं, और उस प्यूट्रीफैक्शन के कारण ही हमको क्या होता है वहां पर अनप्लीजेंट स्मेल या ऑर्डर महसूस होता है। लेकिन अगर हम वहां पर जो है ना ब्लीचिंग पाउडर या कुछ और डाल दे उस पे, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो पाता है, तो जिससे हम अनप्लीजेंट स्मेल से बचते हैं। अगला है सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है ना साइकिल। ऐसे तो नाइट्रोजन साइकिल आपको जो है ना अब ना केवल आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना नाइट्रोजन साइकिल का एक सिंपल फॉर्म आपको हम दिखा देते हैं स्केच डायग्राम के द्वारा, आराम से आप देख सकते हो उसको। इसमें देखिए सबसे पहले जो है ना जब भी नाइट्रोजन साइकिल का बात करोगे तो ये शुरू कहाँ से होगा, एयर से शुरू होगा नाइट्रोजन गैस के रूप में। अब यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है ना वो आपका दो रूप में कम से कम सॉइल में जाता है। ऐसे तो एक और तीसरा रूप भी है, वो आपका है आर्टिफिशियली, हम क्या करते हैं हेबल प्रोसेस है या कुछ एक और प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं
किस रूप में, वो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में, और वो आपका सॉइल में जाता है। जैसे यूरिया आप डालते हो खेतों में, तो आर्टिफिशियल तरीका भी है, लेकिन हम यहाँ पर नेचुरल साइकिल का बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल जो है ना वो आपका काफी कम मात्रा में हो पाता है। यहाँ पर देखो नेचुरली वो जो आपका एयर में जो नाइट्रोजन गैस होता है, वो आपका दो रूप में जो है वो सॉइल में जाता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में और एक जो है ना आपका फिजिकल प्रोसेस के रूप में। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो ना सामने आया है, नीचे देख लीजिए आप, N2 जो है ना NH3 के रूप में कन्वर्ट होता है, NH3 जो है ना NH4 प्लस के रूप में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये सबके सब सॉइल के अंदर होता है और वो सॉइल में जमा हो जाता है आकर। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है लाइटनिंग आपका देख लीजिए, अगला है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात कर रहे थे। ये आपका जो है ना इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह या लिविंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें क्या होता है, सिंपली लाइटनिंग होने के कारण जो ऑक्सीजन गैस है वो आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और NO के रूप में, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना और भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ये जो एनर्जी चाहिए यहाँ पर काफी मात्रा में, वो एनर्जी कहाँ से आता है, वो एनर्जी आपका वो लाइटनिंग या थंडरिंग जो हो रहा था, मतलब वो जो मलका मलक रहा था वर्षा होने के समय, उसके एनर्जी से ये कन्वर्सन हो रहा था। अब NO जो है ना वो आपका NO2 के रूप में कन्वर्ट हो गया और NO2 अंततः जो है ना वाटर के साथ मिल जाता है और वाटर के साथ मिलकर HNO3 के रूप में सॉइल में आता है। हाँ, नाइट्रिक एसिड के रूप में आपका क्या होता है, वो सॉइल में आ जाता है। सॉइल में आने के बाद वो NO3 माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखे हैं NO3 ऊपर में सॉइल के जस्ट ऊपर में देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है NO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है HNO3। हाँ, टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन वहां पर निकल जाता है। अब वो जो है ना इस सॉइल में आपका आया। सॉइल में एक और प्रोसेस देखिए, बगल में आपको हम दिखा रहे थे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि NO3 जो है सॉइल का वो कन्वर्ट हो जाता है N2 के रूप में। तो सॉइल में जो आपका बढ़ रहा था नाइट्रोजन कंपाउंड की मात्रा, वो दो तरह से बढ़ रहा था, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन के कारण और एक फिजिकल फिक्सेशन के कारण। बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल थे, जबकि फिजिकल फिक्सेशन जो होता है उसमें आपका इन्वायरमेंट शामिल होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल नहीं होता। ठीक है, और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है भाई, तो आपका इसके कारण जो है ना वो आपका नाइट्रोजन का कंपाउंड जो है या नाइट्रोजन जो है वो कम होता जा रहा है, किसमें, सॉइल में। अब आते फिर से नीचे सॉइल पे। सॉइल जो है, सॉइल से जो है ना नाइट्रोजन कंपाउंड को कौन लेगा, प्लांट लेगा, एनिमल डायरेक्ट ले नहीं सकता। प्लांट उसको क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने में, अमीनो एसिड बनाने में यूज करता है। और हम लोग को अधिकांश जो अमीनो एसिड है हम लोग नहीं बना पाते हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से या दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। मतलब एनिमल अगर है तो प्लांट से ही जनरली प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका प्लांट है, प्लांट आपका उसको खाएगा एनिमल्स, मतलब एनिमल में ही प्लांट से आया आपका अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स। दोनों का डेथ होता है या पार्ट जो है ना डैमेज होता है, जैसे ब्रांचेस गिर गए, लीव्स गिर गया, फ्रूट्स गिरा, उसमें जो प्रोटीन्स होगा वो डिकम्पोज होगा, खराब होगा और अंततः जो है ना आपका NH3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एनिमल जो है ना उसका भी आपका क्या होगा, डेथ के बाद या पार्ट के लॉस्ट पार्ट का जो है ना वो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा NH3 के रूप में। और उस NH3 को नाइट्रोसोमोनास जो है सॉइल में, आपको अभी हम बताए थे कि वो डिकम्पोजिंग कंपार्टमेंट का भाग है, मतलब डिकम्पोजिशन में शामिल होता है, सेप्रोफिटिक में आता है। वो क्या करता है, NO2 के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब NO2 जो है ना वो जैसे ही बनता है सॉइल में, उसको नाइट्रोबैक्टर जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है NO3 के रूप में और सॉइल में वो यूज हो जाता है, या फिर डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वो एयर में चला जाता है। ये आपको यहाँ पर एक प्रोसेस दिखा रहे थे, आउटलाइन दिखा रहे थे सिंपल सा नाइट्रोजन साइकिल का। अब कभी भी कोई आपसे अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन बोले या नाइट्रोजन साइकिल का बात करे तो आराम से आप इसको बता सकते हो। यहाँ पर बगल में लिखे है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो सामान्यतः पाया कहाँ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये वाटर सरफेस पर होता है, सॉइल सरफेस पर होता है या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पर होता है, तो आंख बंद करके लिखिएगा कि नहीं, जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो कभी भी जो है ना डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि वो सामान्यतः डीप वाटर में होता है, मतलब कि वो आपका पानी में गहरा में डूबा होता है।
वो आपका डायरेक्ट जो है ना एयर के कांटेक्ट में नहीं होता, इसलिए वो ना तो सॉइल सरफेस पर होता है, न वाटर सरफेस पर होता है, न लीफ सरफेस पर होता है, न किसी और ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ना वो सामान्यतः एक्वेटिक है और कहाँ पाया जाता है, गहरे पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट एक और प्रोसेस यहाँ पर लिखे थे कि कीमोसिंथेटिक प्रोसेस जो था उसमें क्या नहीं चाहिए। तो देखो कीमोसिंथेटिक प्रोसेस जो है ना उसमें सब कुछ नहीं चाहिए, उसमें पिगमेंट जो है वो आपका जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में चाहिए था वो केवल एक नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए करीब करीब जो वहां भी हमको चाहिए था, किसमें, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में चाहिए था। यहाँ और वहां में अंतर यही है कि इसमें पिगमेंट नहीं लगता है, प्लस ये एनर्जी जो है ना वो किससे प्राप्त करता है, केमिकल कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ के प्राप्त करता है। जबकि वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उसमें जो आपका एनर्जी आता है वो कहां से आता है, सनलाइट से आता है, मतलब वो लाइट एनर्जी का यूज करता है, जबकि ये केमिकल के बॉन्ड एनर्जी का यूज करता है भोजन बनाने के लिए। अतः इसमें पिगमेंट नहीं चाहिए और न ही लाइट चाहिए, लाइट का भी उपयोग यहाँ पर उपयोग नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात बढ़ता है। अब हम लोग जो है ना वो करीब करीब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर हो गया था। बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का। वो ये जो 2-3 स्लाइड्स जो ऊपर में थे इसको हम लोग पीछे ही खत्म हम करना चाह रहे थे उस दिन ही, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगने के कारण जो है ना वो आपका लेट हो गया। और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन को हम एक साथ करना चाह रहे थे, लेकिन वो आपका रिप्रोडक्शन जो है ना वो अगला में होगा पूरा, क्योंकि स्लाइड जो है ना वो ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत होता है। और हम क्या चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन अगर आप बैक्टीरिया का पढ़ो तो आपको सब कुछ का आइडिया करीब करीब हो जाए, किसी भी तरह की किताब और किसी भी तरह का जो है नोट्स को आराम से आप पढ़ सको। तो ये जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पहले भी हम आपको बताए थे कि रिप्रोडक्शन जो होता है उसका मतलब होता है पुनः प्रोडक्शन, मतलब अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना, जनरेट करना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल का जो है ना अल्टीमेट जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका रिप्रोडक्शन ही होता है। अगर आप बायोलॉजी का बात करते हो तो बायोलॉजी जो है ना वो कहता है कि प्रत्येक जीव जो है उसका उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, और वो क्या है, अपने जैसा नया जीव बनाए, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे। ये आपका रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का, रिप्रोडक्शन है। तो ये रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में अगर हम आते हैं तो रिप्रोडक्शन में आपको पीछे ही बताए थे हम कि रिप्रोडक्शन में 2-3 प्रोसेस जो है ना इंपॉर्टेंट है, और उन सभी प्रोसेस को 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई जो है ना आपके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को 3 भाग में बांटे हैं। आप लोग तो 2 भाग में बोल रहे हो और यहाँ पर 3 भाग में बांट रहे हो। देखो ऑब्जेक्टिव के आधार पर, उसका क्या ढंग है उसके आधार पर इसको हम बांटे हैं। जैसे देखो लिखिए यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स एंड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है उसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके आधार पर 3 भाग में बांटे हैं। हाँ, कम से कम पहला है वेजिटेटिव, सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव। दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। आपके मन में आएगा कि वेजिटेटिव कब बोलेंगे, एसेक्सुअल कब बोलेंगे, सेक्सुअल कब बोलेंगे। देखो फिर से हम बोल रहे हैं, वेजिटेटिव जो है ना एसेक्सुअल का टाइप है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल पीछे हम बताए थे। एसेक्सुअल जैसे ही बोला जाए इसका मतलब उसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता, उसमें सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अगर किसी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी में ना हो तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वेजिटेटिव, ये जो आपको वेजिटेटिव आपका बता रहे थे यहाँ पर प्रोसेस, उसमें भी चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा गैमेट का फॉर्मेशन या गैमेट का जो है ना फ्यूजन नहीं होता, इसलिए वेजिटेटिव को भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम अलग किए हैं ताकि आपको डिटेल से समझा सके। तो वेजिटेटिव में क्या होगा, अब जरा सा नीचे फिगर से समझा रहे हैं। देखो बैक्टीरिया है, हाँ, फेवरेबल कंडीशन में है। मतलब फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है भैया, फेवरेबल कंडीशन का मतलब आप दिमाग में रखना है आपको या आ जाना है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन होगा, हाँ, और क्या होगा, H2O भी पर्याप्त मात्रा में होगा,
टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर आपका जो है नॉर्मल होगा, 25 से 35 के बीच में होगा, वो फेवरेबल कंडीशन कहलाता है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है भाई, किसी भी सेल्स या ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं तो करीब करीब जो है ना क्या हो, पर्याप्त भोजन हो, ये सब में लागू होगा, है ना। और क्या हो, वाटर की मात्रा हो, ये भी जो है ना सभी ऑर्गेनिज्म में लागू होता है। टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन करता है अलग अलग, लेकिन सामान्यतः 25 डिग्री से लेकर वो 35 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, वो आपका नॉर्मल माना जाता है, या सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ, वो जो है ना आपका सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है वो टेम्परेचर आपका फेवरेबल कंडीशन में। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिंपल आपको बोला जाएगा कि फेवरेबल कंडीशन है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो बात ये आनी चाहिए कि उसके पास जो है ना भोजन की कमी नहीं होगी, उसके पास जो है ना क्या होगा, पानी की कमी नहीं होगी, खूब होगा पानी, आवश्यकता से ज्यादा होगा पानी वहां पर। और क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा वो करीब करीब 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होगा, या उतने में होगा। अब देखो फेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरिया को, तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो क्या चाहता है ऑर्गेनिज्म, अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाना चाहता है। और देखो ये प्रकृति आपको एक संकेत भी दे रही है कि आप ऐसा, आपको ऐसा होना चाहिए। हाँ, हम लोग अगर इसको नहीं मान रहे हैं तो आज जो है ना प्रॉब्लम में या समस्या में आ रहे हैं। यहाँ पर देखो फेवरेबल कंडीशन अगर आपके पास है, मतलब आपके पास खूब पैसा वगैरह है, रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, तो जो है ना आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाइए। हाँ, तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोसेस में वो करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो क्या करता है, तेजी से अपनी जनसंख्या को एमाइटोटिकली डिवीजन के द्वारा बढ़ाना शुरू कर देता है। तो केवल अगर जनसंख्या बढ़ानी होती है बैक्टीरिया को, कंडीशन फेवरेबल हो, केवल जनसंख्या बढ़ानी है, तो वो क्या करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, मतलब बॉडी के द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अनफेवरेबल मतलब वैसा कंडीशन जिसमें जीना थोड़ा मुश्किल भरा हो जाए, तब बैक्टीरिया जो है ना वो क्या करता है, अपने आप को सोचता है कि हमको करना क्या है। तो अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने का दो उपाय है। पहला तो अपने आप को प्रोटेक्शन करो, प्रोटेक्शन है, और दूसरा उपाय है वेरिएशंस, वेरिएशंस करो, मतलब अपने आप में चेंजेस लाओ, परिवर्तन लाओ। वेरिएशन से क्या फायदा होगा, एडेप्टेशन होगा, और प्रोटेक्शन में क्या होगा, आप सस्टेन करोगे, आपका लाइफ जो है ना वो लंबे समय तक बना रहेगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आए तो दो चीज हम लोगों को करना चाहिए। पहला तो प्रोटेक्शन करना चाहिए, मतलब खुद को बचाने का कोशिश करना चाहिए, अपने आप के एक्सपोजर को कम करना चाहिए, मतलब वातावरण में जो एक्सपोज हो रहे हैं हम, या ज्यादा घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उसको कम करें। तो जब भी आपके साथ कभी ऐसी घटना है कि आपका कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, मतलब कहीं पर आपको लगे कि यार उपयुक्त हमारे लिए नहीं रहा, या लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको आपको जो है ना 10 तरह का बात होने लगा आपके साथ, तो दो काम आपको करना चाहिए। अनफेवरेबल कंडीशन जब आए तो दो काम करना चाहिए। पहला, अपने एक्टिविटी को कम से कम कर लेना चाहिए। हाँ, सेडेंटरी मोड में चले जाना चाहिए, मतलब अपने आप को छिपाना चाहिए। ये आपका पेरिनेशन कहलाता है। आप पेरिनेशन जो होता है मतलब लगातार बनाए रखना, अपने आप को बनाए रखना, लेकिन क्या करके, इनएक्टिव फॉर्म में करके, ये कहलाता है पेरिनेशन। और ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मदद से। जबकि दूसरा जो है, जिसमें आपको वेरिएशन लाना है, अपने आप में परिवर्तन लाना है, ताकि आप उस वातावरण के अनुसार चेंज कर सके, एडेप्ट हो सके, इसके लिए आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब अलग अलग गुणों को अपने अपने गुण के साथ मिलाना पड़ेगा, अलग अलग कैरेक्टर्स को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर कर सकते हैं कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, अलग अलग जो थॉट्स हैं, अलग अलग जो बातें हैं, उनको अपने साथ मिलाकर उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इसमें मदद करता है, जीन के नए कंपोजिशन बनाने में मदद करता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम फिर से बोल रहे हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो बैक्टीरिया सिंपली अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है तो कौन सा करता है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। इसमें ये आपका सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन का तरीका है बैक्टीरिया का, और इसमें तेजी से उसका जनसंख्या बढ़ता भी है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उसको सिंपली प्रोटेक्शन करना होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और अगर उसको अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ मतलब अपने आप में वेरिएशन लाना होता है कि हम अपने एक्टिविटी को कम ना करें,
वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। अब यहाँ पर सबको हम अलग अलग देख लेते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ना, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम आपको अभी बताए थे, ठीक है। वो आपका फेवरेबल कंडीशन में होता है और ये समानता मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है। ये सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है और समानता इसमें फिजन होता है। फिजन, फिजन का मतलब आपके जो सेल है या जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, अपने पेरेंट जैसा नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। समानता है, चूंकि एक बैक्टीरिया से यहाँ पर एक बार में दो बैक्टीरिया बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। ऐसे कुछ जगहों पर जो है ना मल्टीपल फिजन का भी बात करते हैं, लेकिन कॉमन जो सबसे कॉमन प्रोसेस इसमें है वो है आपका बाइनरी फिजन। हाँ, किसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। और बाइनरी फिजन भी जो होता है ना वो ट्रांसवर्स वे में होता है, मतलब कि बॉडी के लंबाई के परपेंडिकुलर रूप में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, जिसको हम लोग जीनोफोर वगैरह बोल रहे थे, वो आपका डिवाइड हो जाता है और ये होता है डायरेक्टली डीएनए रेप्लिकेशन से, मतलब इसमें और कोई खास प्रोसेस नहीं होता है। डायरेक्ट डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट हो जाता है माइटोटिकली और आपका दो भाग में बढ़ जाता है। जब आपका जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल जो है ना उसका आपका क्या होता है, रेप्लिकेट कर लेता है, तब जो है ना ट्रांसवर्स में आपका एक आपका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो है ना साथ साथ होते हैं। मतलब जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन होना ट्रांसवर्स में रूप में, ये दोनों साथ साथ होता है और ये आपका इसको एक्टिवेट करने में, मतलब इसको कंटिन्यू करने में, इस प्रोसेस को पूरा होने में बहुत हद तक मीसोसोम मदद करता है। इसे आपको बताया था कि मीसोसोम क्या था, सेल मेम्ब्रेन का वो इनवेजिनेशन था, अंदर की तरफ उभार था, जो आपको कुछ एक कामों में मदद करता था, जैसे सेल डिवीजन में, जैसे जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में। हाँ, और तो और आपको बताया कि रिस्पायरेशन में मदद करता था और रिस्पायरेटरी एंजाइम्स रखता था। तो यहाँ पर देखिए एक फोटो फिगर बनाया है और उस फिगर में देख लीजिए एक आपका क्या था, बैक्टीरिया है, न्यूक्लियोइड है, बीच में न्यूक्लियोइड आपको बताए थे हम। उसमें कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होगा। कैरियोकाइनेसिस ऐसे आता है न्यूक्लियस के लिए, लेकिन यहाँ पर हम एक सिंबॉलिक रूप में आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ है नहीं। तो देखिए न्यूक्लियोइड जो है ना दो बन गया। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोइड सबसे पहले क्या होता है, दो बन जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ट्रांसवर्स में लंबाई के परपेंडिकुलर, देख लीजिए लंबाई के परपेंडिकुलर वो आपका क्या होता है, दो भाग में बट गया। और ये किसके कारण, कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। और ये इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन के साथ साथ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोल रहे हैं। और ये जो है ना ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है एमाइटोसिस के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो स्पिंडल फाइबर्स बनता है और ना ही जो है ना क्रोमोसोम का सेपरेशन कुछ खास नजर आता है। वो डायरेक्टली आपका रेप्लिकेट होके आपका अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए इसको एमाइटोसिस कह रहे थे, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बना। इस पूरे प्रोसेस को होने में करीब 20 मिनट लगता है और इस 20 मिनट में बैक्टीरिया आपका देख लो एक से कितना हो गया, एक से आपका दो हो गया। इसी तरह से आप कहीं भी देख लो, मान लेते कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो आपका किसी बर्तन में जो है ना आपका 1 घंटा में पूरा भर गया। भाई 1 घंटा में कोई बर्तन बैक्टीरिया से पूरा भर गया, जिसमें बैक्टीरिया क्या कर रहा था, बाइनरी फिजन कर रहा था। तो बताओ वो जो बर्तन है ना वो आपका आधा कब होगा, हाफ कब होगा। अगर कोई बर्तन पूरी तरह से फुलफिल हो गया बैक्टीरिया से 1 घंटा में, तो ये बताओ कि वो बर्तन जो है ना वो हाफ कब होगा, अगर उसमें मौजूद सारे के सारे बैक्टीरिया जो है ना बाइनरी फिजन कर रहे हैं। तो कैसे, क्या बताओगे आप, जस्ट 20 मिनट पहले, क्योंकि 20 मिनट में क्या करता है वो बाइनरी फिजन कर लेता है। तो 20 मिनट पहले मतलब कि अगर 60 मिनट में वो पूरा भर गया है, क्योंकि 1 घंटा बोल रहे हैं, तो 40 मिनट पहले, मतलब आज अभी से 20 मिनट पहले, मतलब कि 40 मिनट जो शुरुआत से हुआ होगा उस समय क्या होगा, वो हाफ होगा, इसलिए डबल हो गया तो पूरा भर गया। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका एडवर्स कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मतलब उस समय होता है जब पानी की कमी हो, जब आपका टेम्परेचर क्या हो,
आपका वेरी हो और न्यूट्रिएंट्स की भी मात्रा आपका पर्याप्त ना हो। और ये आपका पेरिनेशन में मदद करता है, नॉट मल्टीप्लीकेशन। लिखिए ब्रैकेट में, देख लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन में मदद नहीं करेगा ये, पेरिनेशन में। पेरिनेशन का मतलब क्या है? अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को बचा के रखना, है ना। वो अपने आप को उसको बचा के रखने में मदद करेगा वो। इसमें लिखे हैं कि ये जो होता है किसके थ्रू होता है? तो कई प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें कई तरह का प्रोसेस होगा जो स्पोर्स बनाएगा अलग अलग तरह का, लेकिन सारे के सारे प्रोसेस को हम एक साथ स्पोरुलेशन करते हैं, स्पोर्स का निर्माण होता है। और जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए स्पोरुलेशन को भी कई भाग में हम बांट सकते हैं। तो इसमें सेवरल टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, जैसे कोनिडिया बनता है कुछ एक में। ऐसे कोनिडिया जो है पेनिसिलियम का कॉमन है कैरेक्टर्स। उसके बाद स्पोर्स है, इंडोस्पोर्स है। इसमें जो और भी है कई। इसमें जो इंडोस्पोर बता रहे हैं ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कॉमन टाइप है। मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण तरह का स्पोर्स है जो कॉमनली बैक्टीरिया में बनता है, वो कौन है? इंडोस्पोर है। तो इंडोस्पोर क्या है? वो कॉमनेस्ट टाइप है आपका किसका? स्पोर्स का, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इसमें आगे बढ़ते हम अगर, तो देखते हैं एक इंडोस्पोर बना हुआ है। आप इसके फिगर को देख सकते हो आराम से। इंडोस्पोर है जिसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बनाए हैं। ये ऐसे तो हम कैसे प्रोसेस होता है उसको हम डिटेल से दिखाएंगे, लेकिन एक फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बीच में तो आपका न्यूक्लियोइड था, वो सब क्लियर है, साइटोप्लाज्म है, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल जो है ना वो आपका था। जस्ट सेल वॉल जो है ना, जिसको कोर वॉल बोल रहे थे, उसके जस्ट बाहर में कॉर्टेक्स बन जाता है एक लेयर। उसके बाहर में स्पोर कोट बनता है और सबसे बाहर में एक्सोस्पोरियम बनता है। ये सारी की सारी रचनाएं मिलकर इंडोस्पोर बनाती हैं। तो इंडोस्पोर को फिर से देख लो, एकदम फिगर में ध्यान से देख लीजिएगा। बीच में क्या है भाई? बैक्टीरिया है इसका। बैक्टीरिया जो है ना वो आपका छोटा हो गया है, हाँ, वो आपका एडवर्स कंडीशन में बन रहा था, तो ये डेहिसेंस होता है, थोड़ा सा सूख जाता है और वो छोटा हो जाता है, उसके पार्ट से बनता है। इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। देखो साइटोप्लाज्म भी जो है ना सेल मेम्ब्रेन को छोड़े हुए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ चुका है, मतलब डेहिसेंस हुआ है, यहाँ पर सूख चुका है। ठीक है, साइटोप्लाज्म अंदर चला गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, हाँ, डेहिसेंस हो गया है, आपको बता रहे थे बार बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है ना सेल मेम्ब्रेन ये क्या बोलते हैं, सेल वॉल को थोड़ा छोड़ देता है, चूंकि वो सूखता है तो अंदर की तरफ चला जाता है, श्रिंक कर जाता है। उसके बाद उसके बाहर में क्या था? वो आपका वाल था उसका, और वाल भी जो है वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद में कॉर्टेक्स बनता है एक लेयर के रूप में। उसके बाद स्पोर कोट बनता है, और लास्ट में सबसे बाहर में जो है ना वो क्या बन जाता है? एक्सोस्पोरियम बन जाता है। इसी फॉर्म में, इस इंडोस्पोर्म के स्पोर के फॉर्म में बैक्टीरिया जो है वो आपका काफी दिन तक पड़ा रह सकता है। इवन जो है ना कई साल तक पड़ा रह सकता है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसके जो बाहर के आपके कवर्स हैं, एक्सोस्पोरियम है, स्पोर कोट है, कॉर्टेक्स है, ये आपका क्या होता है? टूट जाते हैं। और टूटने के बाद अंदर से जो है वो आपका बैक्टीरिया का जो छोटा सा स्पोर्स है, जिसको इंडोस्पोर बोल रहे थे, वो बाहर आ जाता है और आपका ग्रोथ करके न्यू आपका बैक्टीरिया सेल बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला में, ये हुआ कैसे था प्रोसेस। इंडोस्पोर जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, है ना। मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें आपका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, सिर्फ अपने आप को बचाए रखता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ, संख्या नहीं बढ़ा, आप देख रहे होंगे एक का एक ही रह गया, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने आप को बचाए रखा। मतलब वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें अपने आप को बचाए रख रहा है, इसलिए इसको हम लोग पेरिनेशन कर रहे थे कि पेरिनेशन में मदद करता है। अब इसमें आके कि इसमें होता क्या है, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर एक बात बताया कि इसके बारे में जो अभी पीछे हम लोग इंडोस्पोर देखे थे, वो उसको बिना रंगे हुए देखा नहीं जा सकता है, और उसको रंगा जाता है समानतः एक खास रिएजेंट से, जिसका नाम है क्या? निरोसिन रिएजेंट। ध्यान रखिएगा इसको, हाँ, स्टार्ट कर दिए। अब देखिए ये प्रोसेस इंडोस्पोर फॉर्मेशन का कॉमनली होता कैसे है। तो देखिए एक बैक्टीरिया था, वो आपका नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एडवर्स कंडीशन आ गया। समय हमेशा एक समान नहीं होता,
जब एडवर्स कंडीशन आता है तो समानता ये क्या करता है, अनइक्वल डिवीजन शो करता है, अनइक्वल जो है ना सेपरेशन शो करता है, सेपरेशन शो करता है। अनइक्वल जो सेपरेशन होता है, डिवीजन होता है, उसके चलते जो है ना दो भाग में बढ़ जाता है, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। ये जो छोटा भाग है उसमें प्रोटोप्लाज्मिक आपका डिहाइड्रेशन होता है जिससे वो सूख जाता है और प्री स्पोर्स का निर्माण करता है। प्री स्पोर क्या है भाई, तो प्री स्पोर जो है ना श्रिंकेज मास है, प्री स्पोर जो है वो श्रिंकेज मास है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। हाँ, स्पोर बनने के पहले का रचना है प्री स्पोर, ठीक है। उसमें आप उसके बाद में सेल वॉल का है ना प्रोटोप्लाज्मिक आपका डिहाइड्रेशन हो गया। वो जो बड़ा इंड था, बड़ा जो भाग था उसका, वो क्या करेगा, नॉर्मल ग्रोथ करता रहेगा और अंततः डेथ कर जाता है। देखा जाता है कि वो जो है ना अगर नॉर्मल ग्रोथ करता रहता है तो क्या करता है, समाप्त हो जाता है। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर जो है ना नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकता है। अब जो है ना प्री स्पोर्स बनने के बाद इंसिस्टमेंट होता है, सिस्ट बनता है, वो रेड कलर से जो ना आपको सिस्ट दिखाए हैं। और जब फेवरेबल ये पूरा का पूरा इंडोस्पोर हो गया जो आपको हम बताना चाह रहे थे, ये इंडोस्पोर हो गया। इंडोस्पोर जो है ना हाईली थिक वाल्ड होता है और ये आपका सरवाइव करने में मदद करता है। प्लस हवा जो बहता है ना, हवा के थ्रू भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। आप वो दो तीन को एग्जांपल लेंगे जिसमें आपका जो है ना हवा के द्वारा जो है ना आराम से ये आपका फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब जब ये जो इंडोस्पोर देख रहे थे इसमें हम आपको फिर देखो बगल में लिखे हैं डॉट डॉट करके, फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो ये क्या होगा, न्यू सेल्स के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। आपका जर्मिनेट हो जाएगा और इसमें से बाहर निकल जाएगा और इस कवर से, और फिर अंततः क्या होगा, नया सेल बैक्टीरिया का बना देगा। लेकिन नीचे में थोड़ा कुछ बात लिखी है उस पर आ जाते हैं। जो इंडोस्पोर स्पोर होता है ना वो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि वो आपका सह सकता है आराम से एक आध 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक को, मतलब अप टू प्लस माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे हैं, समझ सकते हो आप। 100 डिग्री तक या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी टेम्परेचर को आराम से सह लेता है इंडोस्पोर में। इसलिए हम आपको बताए थे कि दूध को अगर ये आप सोच रहे हो कि 100 डिग्री पे गर्म कर दिए, मतलब खौला दिए और वो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, तो ये दिक्कत है आपका। उसमें अगर इंडोस्पोर होगा तो खौलाने के बाद भी क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इंडोस्पोर से बैक्टीरिया आ जाएगा और इंडोस्पोर से जैसे ही बैक्टीरिया आएगा आपका दूध खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इंडोस्पोर जो है ना उस रूप में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को हम बताए एक दिन और आपके साथ बात कर रहे थे कि जब भी आप जो है ना कोई आपके साथ समस्या ये आया कि बासी खाना है, मतलब कि खाना जो है 4 घंटे से ज्यादा का है, तो कोशिश करना उसको गर्म ना करें हम, ठीक है। उसको अगर हम ठंडा किए हैं तो ठंडा ही मार लें। क्यों ठंडा ही क्यों मार ले भाई, तो अगर गर्म ठंडा था वो, हाँ वो अगर फ्रिज में रखा हुआ था या कहीं पे वैसा रखा हुआ था तो ठंडा था तो क्या था, कंडीशन कैसा था, अनफेवरेबल था, तो इंडोस्पोर के रूप में रहेगा वो आपका क्या होगा, आपका इंडोस्पोर के रूप में रहेगा, तो आपका क्या बोलते हो, डेवलप नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया के रूप में। लेकिन जैसे ही उसको आप गर्म करते हैं ना तो कंडीशन कैसा होने लगता है, टेम्परेचर आपका 25 से 30-35 के बीच में होने जैसे ही होता है। गर्म करते हैं तो हम लोग उसको खौलाते नहीं है, हाँ गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन होते ही देखना वो सब्जी जो अभी तक गंध नहीं दे रहा था वो सब्जी में गंध आ जाता है। और ये रीजन क्या है उसका, फेवरेबल कंडीशन आ गया। फेवरेबल कंडीशन में जो इंडोस्पोर्स थे उसमें वो किस रूप में बदल गए, वो आपका सेल्स में बदल गए, लिविंग सेल्स में बदल गए, एक्टिव सेल्स में बदल गए, जिससे आपका क्या हो गया, वो आपका जो खाने वाला मटेरियल था वो समाप्त हो गया या खराब हो गया। तो खैर यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये हवा में एक जगह से दूसरे जगह आराम से डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पर आते हैं हम, ये जो एडवर्स ये जो आपका इंडोस्पोर था वो रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर के लिए, रेडिएशन के लिए, रेडिएशन का भी ज्यादा उसमें असर नहीं होता है, ठीक है। और तो और वो एंटीबायोटिक के लिए भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, दवाओं का ज्यादा असर नहीं होता है। इसलिए कई बार आप देखे होंगे कि डॉक्टर्स जो आपको दवा देते हैं या केमिकल्स देते हैं, उन केमिकलों का असर जो है ना जब तक है आपका बुखार ठीक रहता है और आप बीच में दवा छोड़ देते हो तो फिर आपको आ जाता है वैसा, तबियत खराब हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आता होगा शायद कि कोई भी आपको बुखार या कोई भी रोग हुआ हो तो डॉक्टर बोलता है कि लीजिए 10 गो टैबलेट खा लीजिएगा, 5 दिन खाना है आपको। तो आपके समझ में आता होगा कि हम 1 दिन 2 दिन खाए और ठीक हो गया तो फिर 5 दिन क्यों खिलाता है वो डॉक्टर, वो पागल है क्या?
नहीं, वो डॉक्टर करता क्या है, ये जो जो आपको जो भी आपको बताया है उन्होंने, उनको ये मालूम है कि ये 5 दिन तक जो है ना वो डेवलपमेंट का चांस उसका है। इंडोस्पोर्म जो इंडोस्पोर्म वगैरह जो रहेगा ना वो डेवलप हो जाएगा, और उस समय अगर हम दवा खाते रहेंगे लगातार समय से, तो क्या होगा, वो जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं जो आपके पैथोजेंस के रूप में आपके बॉडी के अंदर काम कर रहे थे, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। मलेरिया है, मलेरिया में भी आप सुने होंगे कोर्स होता है। ये कोर्स का क्या मतलब है? तो वो जो है ना, जो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो कहीं पर जो छिपा हुआ है आपके आरबीसी के अंदर या कहीं और सेल्स में, हार्ट वगैरह क्या बोलते हैं, ये आपका जो लीवर है उसके सेल्स के अंदर अगर वो छिपा हुआ है, तो दवाओं का असर समान तो उस पर नहीं हो पाता है। अब क्या होता है कि जब वो फिर निकलता है बाहर और दवा आप लगातार लेते रहते हो, तो वो अंदर से बाहर निकलता रहता है और मरता रहता है, निकलता रहता है और मरता रहता है। इस जिसके चलते उसका जो है ना संख्या आपका खत्म हो जाता है, पूरी तरह से करीब करीब वो आपका समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए जब भी आपको कोई डॉक्टर या कोई भी आपका मेडिकल जो है ना, जो सुपरविजन आपके साथ किया गया है आपके साथ, अगर आपको कोई दवा दिया गया है कि आप ये 10 गो टैबलेट है या 20 गो टैबलेट है, आप उसको पूरा खाना है, तो आपको खाना चाहिए। अब ये नहीं कि 2-3 टैबलेट खा के छोड़ दिए, हाँ, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगा। फिर जो है ना वो जो बैक्टीरिया आपका बचा है या जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स है या जो आपका जीव है, चाहे तो यूनिसेलुलर आपका एनिमल्स हैं, वो आपके जो है ना वो दोबारा उस दवा का असर उन पर कम होने लगेगा फिर, क्योंकि वो अपने आप को रेजिस्ट करने लगेंगे उससे। लेकिन अगर वो दवा जो है ना उनको लगातार मिलता रहे और शुरू से अंत तक, तो क्या हो जाएंगे, अंत तक समाप्त हो जाते हैं सारे के सारे। तो खैर, ये आपका एंटीबायोटिक का असर इस पर साफ नहीं, खास करके नहीं होता है। तो अगर आपके बॉडी में क्या हो गया है, आप दवा खा रहे थे और इंडोस्पोर बना लिया, तो दवा खाते रहिए, कुछ नहीं होगा जब तक कोई इंडोस्पोर से बाहर नहीं निकलेगा, और इसलिए आपको दवा कोर्स में पूरी करनी होती है। अब हम आगे बढ़ते, ना तो इसको जो है ना आपका वाटर कंटेंट का कोई असर होता है। क्यों नहीं होता है भाई? तो आराम से बताना है कि इसका जो वाल होता है हाईली थिक होता है, काफी थिक होता है, पीछे हम लोग देखे थे फिगर में, और इसके अंदर वाटर का कंटेंट कम था। आपको बताया था कि डेहिशंस हो गया है, यहाँ पर भी दिखा रहे थे, अभी हम देखिए ऊपर में आपको दिखाया है कि प्रोटोप्लाज्म में डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकलता है उसमें से, प्रोटोप्लाज्म एकदम सिकुड़ गया है, प्रीस्पोर्स बन गया है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। और तो और एंटीकोगुलेंट कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसके कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जिसका नाम है कैल्शियम डीपीकोलिनेट। ये क्या करता है आपका, इसको जमने से या इसको जो है ना आपका कहीं भी कोगुलेट होने से बचाता है। हाँ, अर्थात ये जो है ना आपका एक्टिविटी इसका बना रहता है। अगला है, इसका उदाहरण लिख दिए थे, इसमें कुछ एक बैक्टीरिया है जो आप, जिसमें आप कॉमनली इसको देख सकते हो, एक एंथ्रेसिस है। आप सुने होंगे एंथ्रैक्स है ना, एंथ्रैक्स एक रोग है, उसमें ये ना ये आपका इस तरह से वो खूब इंडोस्पोर के रूप में एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड होता है। आप टेटनस का नाम सुने होंगे कि सॉइल के जो है ना, सॉइल के छूने के कारण अगर कहीं कट गया हो और वहां पर टच हो जाए सॉइल या सॉइल का कोई कंपोनेंट्स, जैसे कोई हो सकता है कि आर्म्स हो जो आपका सॉइल पे पड़ा हुआ हो, हाँ, जिसमें मिट्टी लगा हुआ हो, तो अगर वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो आपको टिटेनी बैक्टीरिया आपके अंदर आ सकता है, टेटनस हो सकता है। ये जो टेटनस होता है, टेटनस होने का कारण क्या है भाई? टेटनस होने का जो है ना कारण आपका है कि वो जो आपका टिटेनी बैक्टीरिया था, वो एक जगह से दूसरी जगह आपका क्या हो गया, स्प्रेड हो गया था। किसके कारण? हवा के कारण। तो ये आपको यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि इंडोस्पोर काफी खतरनाक स्थिति में है, और इसको तोड़ने का यही उपाय है कि लगातार उसको जो है क्या किया जाए, अनफेवरेबल कंडीशन में रखा जाए, या उसको अगर वो अंदर से निकले तो उसको समाप्त करने के लिए लगातार जो है ना वो आपको व्यवस्था की जाए। अगला है बडिंग। ये भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही था। हाँ, बडिंग के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं पीछे भी। बडिंग में होता क्या है, आपको पढ़ाए भी थे हम, कि स्मॉल प्रोट्यूबरेंस बाहर आता है या निकलता है, और वो प्रोट्यूबरेंस जो है ना धीरे धीरे अलग होकर, सेपरेट होकर नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। यहाँ पर बडिंग में आते हैं। बडिंग में एक बैक्टीरिया है जिसमें एक कॉमनली होता है, उसका नाम है बाइफिडीबैक्टीरियम। इसमें हम आपको दिखाते हैं, एक प्रोट्यूबरेंस होता है, छोटा सा उभार होता है कहीं पे, हाँ, किसी इंक पे, और वो जो है ना अंततः
न्यूक्लियाइड के रेप्लिकेट होने के कारण न्यूक्लियाइड का कुछ पार्ट जो है ना उसमें चला जाता है, तो न्यूक्लियाइड का पार्ट जो है ना उस छोटे से टुकड़े में चला गया, एक पार्ट, हाँ एक हिस्सा, मतलब रिप्लिकेशन के द्वारा जो दो भाग में बटा है, तो एक जो भाग होगा वो न्यूक्लियाइड का वो उस छोटे से प्रोट्यूबरेंस में चला जाता है, और वो प्रोट्यूबरेंस जो है अंततः आपका बर्ड के रूप में डेवलप हो जाता है और अलग होकर कॉन्स्ट्रिक्ट करके जो है ना सेपरेट हो जाता है और नया बैक्टीरिया का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपका बर्डिंग का तरीका है, बर्डिंग है जो आपको पाया जाता है किसमें भाई, तो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। हमको लगता है कि ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बच्चे 10th से भी आए हो वो भी वहाँ बर्डिंग पढ़े होंगे। बस थोड़ा सा केवल दिमाग में यही रखना है, आपको हम अभी बताए थे कि न्यूक्लियाइड होता है इसमें बीच में, तो न्यूक्लियाइड में जो जीनोफोर था ना, वो जीनोफोर क्या होगा, डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करके जो है ना इसका एक जो आपका पार्ट है, मतलब जो डिवीजन होगा तो दो पार्ट बना, तो जो आपका एक जो पूरा होल कंप्लीट पार्ट है वो चला जाएगा किसमें, वो प्रोट्यूबरेंस में चला जाएगा, और प्रोट्यूबरेंस जो है ना अंततः बर्ड के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में काम करना शुरू कर देगा, और अंततः बेस से डिटैच हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा, और नया जो है ना बैक्टीरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बैक्टीरियम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, यहाँ पर बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम बात करते हैं। बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ना तो मियोसिस होता है और ना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, मतलब ना तो गैमेट का निर्माण होता है और ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें सिंपली आपका जेनेटिक जो मटेरियल्स होता है बैक्टीरिया का, उसका एक पार्ट जो है ना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रियली में अगर कहो बैक्टीरिया में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बल्कि एक तरह का जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो आपका पारासेक्सुअलिटी कहलाता है, मतलब सेक्सुअलिटी से अलग होकर। आप सुनते होंगे पारा मेडिकल स्टाफ है, हाँ मेडिकल स्टाफ है, तो जो मेडिकल स्टाफ होता है ना वो पूरी तरह से जो है ना हर चीज जानता है। पारा मेडिकल स्टाफ जो होते हैं वो आपके सपोर्टर होते हैं, उनको दवाओं का अनुभव नहीं होता, उनको जो ना ऑपरेशन का अनुभव नहीं होता, बल्कि वो सहायक होते हैं, उसमें मदद करते हैं वो डॉक्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ भी पारासेक्सुअलिटी बोल रहे हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा ही तरीका हो रहा है, जिसमें न तो गैमेट बनेगा और न ही गैमेटिक फ्यूजन होगा। ठीक है, सिंपली ये कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा, आपका जो जेनेटिक आपके स्ट्रक्चर है जिसको जीनोफोर वगैरह बोल रहे थे, उसका जो है ना सिंपली ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगला बात बोलते हैं, इसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं, मुख्यतः उसको हम लोग दो भाग में या तीन भाग में बांटते हैं। एक है कंजुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है सेक्सडक्शन। लेकिन हम एक और किए हैं ट्रांसडक्शन करके, इसको थोड़ा अलग कर लिए। ऐसे समानता जो है ना अधिकांश लोग जो है ना सेक्सडक्शन और ट्रांसडक्शन दोनों को एक ही साथ कर देते हैं, और तो और कुछ एक लोगों का कहना है कि सेक्सडक्शन और ट्रांसडक्शन जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है इसका, वो आपका कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को ही जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका मानते हैं बैक्टीरिया का। लेकिन हम जो है ना आपको डिटेल से थोड़ा बताना चाह रहे हैं ताकि हमको जेनेटिक्स में भी मदद मिले। आप जब 12 में आओगे तो जेनेटिक्स वहाँ पढ़ना है, तो वहां पर भी जो है ना हमको मदद मिले, इसलिए हम आपको चारों प्रोसेस को अलग अलग क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करके। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंजुगेशन का शुरुआत करते हैं। कंजुगेशन जो है ना इसको सबसे पहले शुरू किया गया था लेडरबर्ग और टॉटम के द्वारा। ये पहला शख्स था जिन्होंने ये बताया कि क्या होता है बैक्टीरिया में कुछ पार्ट जो है एक बैक्टीरिया का वो निकल कर दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। हाँ, और इसीलिए इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार भी दोनों को मिला। हाँ, ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पर किए थे, ई कोलाई पर किए थे। और इन्होंने क्या दिखाया कि दोनों के दोनों जो आपका बैक्टीरिया होता है जिसमें आपका ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक से दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। फिजिकल कांटेक्ट में जो आते हैं सेल्स, वो समानतः फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। हाँ, और इसलिए यहाँ पर कह सकते हो कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक तरह का, मॉर्फोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं। हाँ, और इसमें जो डोनर सेल होता है उसके सरफेस पर, बॉडी के सरफेस पर पीली होता है, जबकि जो आपका लेने वाला होता है उसके
उसके सरफेस पर मतलब जो सेल आपका प्राप्त करने वाला होता है, रिसीविंग सेल होता है, उसके बॉडी के सेल पर पीली नहीं होता है। हाँ, उसके सेल के सरफेस पर पीली नहीं होता है। प्लस यहाँ पर हम बताए हैं कि यहाँ पर सेक्स डिटरमाइनिंग प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें, जिसमें से आपका क्या होने वाला है, मटेरियल दूसरे में जाना वाला है, उसको बोलते हैं इपीसोम। तो इपीसोम क्या है, वो आपका प्लाज्मिड का पार्ट है जो आपका एक से दूसरे में जाने वाला है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने वाला है। ये कंजुगेशन बता दिए, फिर से बोल रहे हैं कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन माने कंजुगेट होता है, जुड़ता है दो। कौन बैक्टीरिया, जो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली और साइटोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के दिखाते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है। अंतर में क्या होता है, एक में पीली पाया जाएगा, दूसरे में पीली नहीं होगा। एक में जो है ना सेक्स डिटरमाइनिंग प्लाज्मिड होगा, दूसरे में नहीं होगा। और ये जो है ना, इसमें जो ट्रांसफर होगा वो किसका होता है, मुख्यतः प्लाज्मिड के ही पार्ट का होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है ना डीएनए का एक पार्ट होता है जो आपका ट्रांसफर हो जाता है कंजुगेशन ट्यूब निर्माण के द्वारा, और वो जो बनाता है नया सेल्स उसको कहते हैं मीरोजाइगोट। अर्थात मीरोजाइगोट क्या है भाई, तो मीरोजाइगोट जो है पार्शियल डिप्लॉयड या पार्शियल जाइगोट है या फॉल्स जाइगोट है, जो बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा, सेक्स कंजुगेशन के द्वारा। मतलब दो बैक्टीरिया के आपस में जुड़ने और आदान प्रदान जो होता है, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने के कारण जो है ना, जिसमें ट्रांसफर होके जाएगा उस सेल को बोलेंगे मीरोजाइगोट। जिसमें जाएगा है ना, जो प्राप्त करेगा उसको कहेंगे मीरोजाइगोट या पार्शियल डिप्लॉयड या पार्शियल जाइगोट। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है ना कंजुगेशन ट्यूब बनता है, और कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा ही जो है ना ये आपका जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। ये आपका थोड़ा एक्सप्लेन करने के व्यू से अगर इसको रखें तो दो प्रकार का हो सकता है। एक कंजुगेशन बिटवीन एक प्लस एंड एक माइनस सेल्स, और दूसरा है कंजुगेशन बिटवीन एच और एक माइनस सेल्स। ठीक है, अब पहला हम देख लेते हैं, पहले कंजुगेशन बिटवीन एक प्लस एंड एक माइनस सेल्स। आप लोग में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक प्लस और एक माइनस सेल्स क्या है, कुछ एक लोगों को समझ में आ रहा होगा, पीछे हम बताए थे। हम यहाँ पर फिर से फिगर से बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए देख लीजिए, उसके बाद फिगर से इसको हम समझा देंगे। देखो, ये जो है सबसे पहले एक प्लस सेल्स जो है ना वो अटैच होता है एक माइनस सेल्स के साथ, और किसके मदद से, सेक्स पीली के मदद से। सेक्स पीली जो है ना वहां पर अटैच होने में मदद करता है। सेक्स पीली एक काम और करता है, वो क्या करता है कि कंजुगेशन ट्यूब बनने में मदद करता है। कंजुगेशन ट्यूब जो है ना वो आपका बनाता है, कंजुगेशन ट्यूब जो है ना वही आपका रचना है ट्यूबुलर, जिसके मदद से जो है ना जो जेनेटिक मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं कि जो डेडिकेट कंजुगेशन ट्यूब है वो आपका दोनों सेल्स के बीच में, मतलब कंजुगेट के बीच में जो बनते हैं वो काफी सॉफ्ट होता है और साइटोप्लाज्मिक नेचर का होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो सकता है उसमें, ऐसा नेचर होता है उसका। ये जो है ना सिर्फ नली नहीं होता है, या सिर्फ जो है ना आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि साइटोप्लाज्मिक जो है ना एक स्ट्रैंड बन जाता है। यहाँ पर कुछ हद तक यूकैरियोटिक सेल अगर आप पढ़े होंगे शायद, तो आप वहां पर प्लाज्मोडेस्माटा जानते होंगे। वो भी आपका साइटोप्लाज्मिक नेचर का जो है ना वो क्या होता है, एसोसिएशन होता है आपका अगल बगल के सेल्स के बीच में, नेबरर सेल्स के बीच में, प्लांट सेल्स के बीच में। यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लाज्मिड का स्ट्रैंड जो है, प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो है ना वो आपका कट जाता है, काट दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन इंटरफेरेंस के द्वारा। एंजाइम है जो काटता है डीएनए को, उसके द्वारा काट दिया जाता है, और ये ट्रांसफर हो जाता है डोनर से किसमें, रेसिपिएंट में। डोनर कौन था, एक प्लस सेल्स, और रेसिपिएंट कौन है, एक माइनस सेल्स। किसके मदद से, कंजुगेशन ट्यूब के मदद से। और ये जो आपका मूवमेंट होता है डीएनए का, वो किस रूप में होता है, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर स्टेट में होता है, सीधा मूव करता है वो, हाँ लीनियर वे में मूव करता है, न कि आपका सर्कुलर वे में। ठीक है, हम इसको फिगर से सब दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा केवल इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिगर जस्ट बता रहे हैं। इसमें जो ट्रांसफर डीएनए होता है वो आपका जब पहुंच जाता है आपका रिसिपिएंट सेल में, तो सर्कुलर हो जाता है,
और सर्कुलर होने के लिए डीएनए के दोनों टर्मिनल्स जो हैं आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। उसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, क्योंकि एक आपका बताया था कि प्लाज्मिड कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन एक स्ट्रैंड तो चला गया दूसरे में और एक स्ट्रैंड इसमें बचा। तो डोनर और रिसिपिएंट दोनों में क्या हो गया, प्लाज्मिड आपका सिंगल स्ट्रैंड के रूप में है। वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है सिंगल स्ट्रैंड वो आपका सर्कुलर रूप में है। अब वो रेप्लिकेट करेंगे और डबल स्ट्रैंड में बदल जाएंगे। तो दोनों आपका जो सेल थे जो आपस में चिपके हुए थे, कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए थे, वो अंततः अब F+ और F+ सेल में बदल गए। हाँ, यहाँ पर आपको हम बोल रहे थे ये जो आपका हुआ A+ टू A+, जो F- था वो A+ में वो भी बदल गया। तो ये हुआ किसके कारण, डीएनए के ट्रांसफर के कारण। अब दूसरा जो कंजुगेशन है वो है बिटवीन HFR और F- सेल के बीच में। HFR जो सेल है उसको मेल बोल रहे हैं यहाँ पर, F- जो सेल है उसको फीमेल बोल रहे हैं। ये जो HFR सेल है मेल है, उसको हम लोग पूरा नाम उसका पीछे भी बताए थे, हम फिर से बता दे रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल बोलते हैं इसको, या इसको सुपर मेल भी कहा जाता है। ये जो शब्द है HFR सेल का, ये दिया गया था कैवेली द्वारा। कैवेली जो है ना, इसको सबसे पहले HFR टर्म दिए थे। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं वो है आपका HFR सेल जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जो सेक्स फैक्टर होता है वो जीनोफोर के साथ क्रॉसिंग ओवर करता है, जुड़ जाता है, और जुड़कर उस सेल को अब हम F+ सेल नहीं बोल के क्या बोलेंगे, HFR सेल बोलते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा हम फिगर पहले देख लेते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। उसके बाद जो है ना हम आपको बताते हैं। देखिए ये फिगर था आपको, इस फिगर में देख लो F+ सेल है। F+ सेल किसको बोलेंगे, उस सेल को F+ सेल बोलते हैं जिसमें जीनोफोर के अलावे प्लाज्मिड भी होगा और पीली होगा, सेक्स फैक्टर होगा और पीली होगा। जबकि F- सेल जो है ना जस्ट बगल में आपको बनाया है, देख लीजिए, उसमें केवल जीनोफोर है, पीली और प्लाज्मिड नहीं है। बाकी सब कुछ सेम होता है दोनों में, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर में, ये सॉरी सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, और क्या है, वाल है। लेकिन उसमें अंतर क्या है, मुख्यतः दो अंतर मुख्यतः है। एक में प्लाज्मिड और पीली है और दूसरे में प्लाज्मिड और पीली नहीं है। यही आपका दो जो है ना प्रमुख अंतर है। सबसे पहले दोनों आपस में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट करेगा पीली की मदद से, मतलब चिपक जाएगा। देखिए बताए हैं, चिपकने के बाद वो जो पीली है जहां पर ज्वाइंट किया हुआ है दोनों को, वो पीली आपका अंततः जो है ना आपका क्या करेगा, कंजुगेशन ट्यूब बना देगा, और दोनों कंजुगेशन ट्यूब के आमने सामने दोनों का जो सेल वाल है वो डिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद अब कंजुगेशन जो है ना, कंजुगेशन ट्यूब पूरी तरह से दोनों के बीच में खुल चुका है, और खुलने के कारण साइटोप्लाज्म जो है ना आराम से इधर से उधर और उधर से इधर आ जा सकता है। उसके बाद जो आप देखो ऊपर में भी बताए थे, दो स्ट्रैंड का बना हुआ है, दोनों जीनोफोर भी दो स्ट्रैंड का था, प्लाज्मिड भी दो स्ट्रैंड का था। अंततः प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो है ना वो काट दिया जाता है, कुछ एंजाइम्स है जो काटते हैं इसको, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो इसको काटते हैं। काटने के बाद जो है ना ये लीनियर स्टेट में देखिए बदल गया, और इसका जो है ना एक एंड आपका उसमें घुसता है कंजुगेशन ट्यूब में और दूसरे सेल में जाने लगता है वो। तो और जब भी जाएगा यहाँ पर एक से दूसरे में, तो देखिएगा हमेशा लीनियर रूप में जाएगा, मतलब एक सीध में जाएगा, हाँ, गोलाकार रूप में नहीं जाएगा, सर्कुलर रूप में नहीं जाएगा वो। इसमें जो सबसे पहला इंड जो प्रवेश करता है, जो इंड प्रवेश करता है उसमें F- सेल में, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और वो समानतः डीएनए का 5 इंड होता है। 5 इंड और 3 इंड जो है ना आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप यही ध्यान में रखना कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें एक जो इंड होता है वो 5 इंड कहलाता है, दूसरा इंड क्या कहलाता है, 3 इंड कहलाता है। ये आपको जो है ना कोशिश करेंगे कि बायो जो आपका केमिस्ट्री पढ़ना है वहां पर देखें, बता दें 5 इंड और 3 इंड। हम आगे बढ़ रहे थे, अब ओरिजिन के थ्रू जो है ना वो आपका प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो है ना दूसरे सेल में घुस गया। अब इसके बाद क्या होगा, उसमें जाने के बाद दोनों के ये भी आपका गोल हो गया, वो भी गोल हो गया,
हाँ, इसका जो कटा हुआ एंड था ना दोनों, वो आपका आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ने के कारण आपका वो भी सर्कुलर हो जाएगा उसमें, और ये भी सर्कुलर तो एक था ही, यहाँ पर सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर होने के बाद जो है ना, अब क्या होगा, एंड जो जुड़ गया था, अब क्या है, दोनों के दोनों सिंगल स्टैंडर्ड है, दोनों के दोनों सेल में क्या देख रहा है, प्लाज्मिड है। अब दोनों स्टैंड में आ गया, सेल में आ गया, एफ प्लस में भी और एफ माइनस में भी, लेकिन दोनों में सिंगल स्टैंडर्ड हो गया था। अब वो क्या होगा, रेप्लिकेशन करेगा और डबल स्टैंडर्ड में बदल जाएगा, और जो आपका एफ माइनस सेल अब है उसमें पीली डेवलप हो जाएगा, प्लाज्मिड तो इसी से इससे चला ही गया। अब वो एफ माइनस सेल किस में बदल गया, एफ प्लस सेल में बदल गया, वो आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। अब दोनों के दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा और अंततः इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा, अपना अपना स्वतंत्र जीवन जिएगा। ये तो आपको बताया एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में कंजुगेशन। अब बात करते हैं एफ माइनस और एच एफ आर सेल के बीच में कंजुगेशन। एच एफ आर सेल जो है और एफ माइनस सेल जो है, उसमें आपका एफ माइनस सेल तो पीछे आपको बताई ही है, एच एफ आर सेल का फिगर बना देते हैं, बाकी कंजुगेशन का मैकेनिज्म तो आपको बताई ही है। दोनों चिपकेगा, चिपकने के बाद क्या होगा, कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, उसके बाद डीएनए उसका कट जाएगा, कौन, प्लाज्मिड का एक आपका धागा, वो आपका जो है 5 इंच के तरफ से वो क्या करेगा, एफ माइनस सेल में घुस जाएगा, ये आपको बताए थे। लेकिन अभी यहाँ पर एफ आर सेल क्या है और उसका कौन सा भाग जाता है वो बात कर लेते हैं। एच एफ आर सेल का मतलब यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल एफ प्लस सेल है, सबसे पहले बना है यहाँ पर, और उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या था, पीली था, प्लाज्मिड था, जीनोफोर था। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है प्लाज्मिड और जीनोफोर सेल्स के बीच में, और प्लाज्मिड के कारण जो है ना आपका क्या होता है, आपका ये जो ईपीसोम जो है वो जीनोफोर के साथ जुड़ गया है। हाँ, थोड़ा सा एक मिनट इसको हम और थोड़ा क्लियर। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि आपका जो ईपीसोम है किसके साथ, क्या हुआ, प्लाज्मिड जो है ना वो सबसे पहले जुड़ गया किसके साथ जाकर, जीनोफोर के साथ जुड़ गया, और ईपीसोम के रूप में वहां पर जुड़ा हुआ है। तो ईपीसोम क्या है, अटैच्ड प्लाज्मिड है जीनोफोर के साथ। हाँ, वैसा प्लाज्मिड जो जीनोफोर के साथ अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, ईपीसोम कहते हैं। जीनोफोर नीचे है, ठीक है, एचएफआर सेल है ये। यहाँ पर देखिए, अब ये जो है ना पूरा का पूरा एक धागा टूटेगा। एक धागा में कौन कौन टूटेगा इसमें, अब जैसे वहां पर एक धागा कटा था केवल प्लाज्मिड का, अब यहाँ पर एक धागा जो है ना, एक स्ट्रैंड चलेगा किसका, जीनोफोर का भी होगा और ईपीसोम का भी होगा। हाँ, मतलब कि प्लाज्मिड और जीनोफोर दोनों का धागा का जो है ना यहाँ पर मूवमेंट होगा। वहां पर केवल किसका मूवमेंट हुआ था, वहां पर केवल प्लाज्मिड के धागे का मूवमेंट हुआ था, और यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड और ये जो आपका प्लाज्मिड है उसका भी धागा जाएगा और इसका भी, जीनोफोर दोनों का धागे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर के फिगर में हम करके दिखा रहे हैं, ये जो जीनोफोर है उसका भी एक धागा जाएगा और एक धागा किसका जाएगा, प्लाज्मिड का। ये दोनों आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों का एक एक धागा निकलेगा यहाँ से। अब कैसे निकलेगा, कहीं एक इंच पर काट दिया जाएगा और पूरा एक लीनियर डीएनए के रूप में निकल जाएगा यहाँ से। फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन ट्यूब बनेगा किसके साथ, एफ माइनस सेल के साथ, और इसमें से जो है ना वो क्या होगा, चला जाएगा अटैच्ड पार्ट पूरा ईपीसोम का किसके साथ, जीनोफोर के साथ। अब जब जाएगा तो आपको अगर कोई पूछेगा कि ये बताओ कि एच एफ आर सेल और एफ प्लस सेल में दोनों में कंजुगेशन हो रहा है, ज्यादा जो है ना जीन का मूवमेंट किस में हुआ है, ज्यादा जीन किसके द्वारा जाएगा, तो ज्यादा जो रिकॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा जो जीन जाएगा वो किसके में जाएगा, एच एफ आर सेल से एफ माइनस सेल के रूप में जो है ना ये ज्यादा जाएगा। किसके तुलना में, एफ प्लस से एफ माइनस में जो जा रहा था उसके तुलना में, क्योंकि उसमें केवल प्लाज्मिड जा रहा था और इसमें क्या है, जीनोफोर का भी जो है हिस्सा जा रहा है। ठीक है, बाकी तो कंजुगेशन उसी तरह से इसमें भी होगा, कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, वो कट जाएगा, फिर निकल के उसमें जाएगा, फिर जो है ना दोनों आपका बदल जाएंगे, तो दोनों एचएफआर सेल में बदल जाएंगे। ठीक है, अब इधर हम पीछे फिर से जाते हैं, जो लिखे थे हम वहां पर आइए, कंजुगेशन बिटवीन एचएफआर सेल और एफ माइनस सेल मतलब फीमेल के बीच में बात कर रहे थे। एचएफआर सेल के बारे में आपको बताया था कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल है या सुपर मेल इसको बोलते हैं, जो कैवेली के द्वारा इसका टर्म दिया गया था। एचएफआर सेल जो है ना वो आपका क्रॉसिंग ओवर करता है सेक्स फैक्टर के साथ,
और जीनोफोर उसमें दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, आपस में इंटीग्रेट कर जाते हैं और ईपीसोम कहलाता है। हम आपको पीछे भी दिखाए थे। अब ट्रांसफर डीएनए ऑफ एचएफआर सेल इज कॉल्ड क्या, एक्सोजीनोट। जो जाएगा ना एफ माइनस सेल में उसको क्या कहेंगे, एक्सोजीनोट कहेंगे। और एफ माइनस का जीनोफोर का जो आपका पार्ट होगा उसको कहते हैं इंडोजीनोट। इंडोजीनोट क्या है, तो उसका ये जो गया है आपका जीनोफोर, वैसा ही जीनोफोर किसमें था, एफ माइनस में भी था। तो एफ माइनस का जो आपका होमोलोगस पार्ट है इसका जीनोम का, जो एचएफआर का गया है, उसी को क्या कहते हैं, इंडोजीनोट कहते हैं। तो एक्सोजीनोट किसमें से जा रहा है, एचएफआर सेल से जा रहा है। और इंडोजीनोट किसमें था, इंडोजीनोट आपका वो आपका था किसमें, एफ माइनस सेल्स में था। ये आपका था कंजुगेशन का बात। कंजुगेशन के मदद से हम बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसमें आराम से जो है ना जीन मैपिंग कर पाते हैं, या आपका जीन जो है ना उसके बीच का हम क्या कर पाते हैं, डिस्टेंस बता पाते हैं। तो जीन मैपिंग या जो जीन डिस्टेंस है वो आपका हम बैक्टीरिया में करते हैं किसके मदद से, कंजुगेशन के मदद से करते हैं। ये हमको ये बताने में मदद करता है कि कौन सा जीन जो है ना कहाँ पर है और कैसा है, ये आराम से इससे पता लग जाता है, क्योंकि चेंजेस होते हैं ना एक से दूसरे में। और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे 12 में पढ़ना है आपको जेनेटिक मैप, वहां पर जो जेनेटिक मैप बनाते हैं हम सेंटी मॉर्गन या डेसी मॉर्गन या मॉर्गन यूनिट के द्वारा डिनोट करते हैं। जबकि जो बैक्टीरिया वगैरह में या प्रोकैरियोट्स में जो हम बनाते हैं आपका जेनेटिक मैप, उसमें हम सामान्यतः जो है ना यूज करते हैं कौन सा शब्द, इसमें हम यूज करते हैं मिनट या सेकंड का यूज करते हैं। हाँ, मिनट और सेकंड को यूज करते हैं किस रूप में, यूनिट के रूप में। वहां पर जो है ना यूनिट के रूप में हम उपयोग करते हैं किसका, मॉर्गन का, किसमें, यूकैरियोट्स में। जबकि इसको जो है ना इसमें यूज करते हैं हम लोग यूनिट के रूप में, किसको हम यूज करते हैं, मिनट को और सेकेंड को, किसके जगह पर, मॉर्गन यूनिट के रूप जगह पर, एट द प्लेस ऑफ मॉर्गन यूनिट। ये आपका हो गया। मॉर्गन यूनिट का यूज कहाँ करेंगे, यूकैरियोट्स में, जीन के बीच में डिस्टेंस बताने में, जेनेटिक मैप बनाने में। जबकि अगर प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मैप बनाते हैं या जीन डिस्टेंस दिखाते हैं तो यहाँ पर समानतः मिनट और सेकंड का बात करते हैं। अब नीचे लिखे हैं कि कंजुगेशन जब भी होगा तो उसमें सबसे पहले डोनर का डीएनए का कौन सा हिस्सा प्रवेश करेगा रिसिपिएंट में, तो 5' ये ध्यान रखना। हाँ, कंजुगेशन के समय 5' टर्मिनल जो है ना वो पास होता है कहां से, डोनर से रिसिपिएंट में, और इसको बोलते हैं हम क्या, ओरिजिन। तो ओरिजिन बोलते हैं किस को, डीएनए का 5' टर्मिनल को, जिस रूप में आपका ये क्या करता है, अंदर जाता है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कंजुगेशन जो है ना समाप्त हो गया। अब समय हम लोगों के पास है नहीं, हम ऐसा करते हैं अब